आप सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की शुभकामनाएं। आज हमारा वीडियो का टॉपिक है हीट। क्लास 10th में हीट जिस लेवल पे आपको पढ़ना है उस लेवल का हीट आज हम पढ़ेंगे। हीट क्या होता है? हीट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। आज तक सभी लोग यही जानते रहे हैं कि हीट एनर्जी का एक फॉर्म है। यही सबसे सिंपल डेफिनेशन हमें पता है और यही रहेगा, ये बदलना नहीं है हमको। अभी डेफिनेशन, हीट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट एनर्जी का ऐसा फॉर्म होता है जो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है। तो ऐसा एनर्जी जो टेम्परेचर की वजह से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो उसे हम हीट कहते हैं। हीट एक एनर्जी है तो इसकी एसआई यूनिट भी एनर्जी वाली ही होगी। एसआई यूनिट एनर्जी की जूल होती है तो हीट की भी एसआई यूनिट जूल ही रहेगी। लेकिन यहाँ पे एक चीज हमें प्लस पॉइंट ये है कि जूल के अलावा भी एक और यूनिट हम यूज करते हैं हीट की, जिसे हम कहते हैं कैलोरी या कैलोरी। तो कैलोरी और जूल में एक रिलेशनशिप होता है जिसकी वैल्यू होती है 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.186 जूल। कैलकुलेटेड वैल्यू। तो हीट की दो मेन यूनिट जो हम जान चुके हैं, एक जूल है, एक कैलोरी है। अब यहाँ पे बात ये आती है कि हीट जो है एनर्जी है, तो किसी बॉडी को एनर्जी हम देते हैं, वो किसी भी फॉर्म में हम दे सकते हैं। बॉडी वो एक्सेप्ट करती है, फिर उसको ट्रांसफॉर्म करती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करती है। जैसी बॉडी की जरूरत होती है, जैसे सिस्टम की जरूरत होती है, वैसे फॉर्म में वो कन्वर्ट करता है या उसका सिस्टम जो होगा उसके अकॉर्डिंगली वो ट्रांसफर हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो हीट को ट्रांसफॉर्म करने के लिए हम किसी भी एनर्जी को लेके उसे हीट के फॉर्म में ट्रांसफर करते हैं। बेसिकली एनर्जी को हीट फॉर्म में ट्रांसफर करने के लिए हीट इंजन या हीट पंप की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये हमारा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है हीट का। अब हीट, किसी बॉडी को अगर हम हीट देते हैं, ज्यादातर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हीट और टेम्परेचर को एक समझ बैठते हैं, दोनों अलग अलग चीजें हैं, बिल्कुल अलग है। हीट जो है एनर्जी है और टेम्परेचर एनर्जी बिल्कुल नहीं है। टेम्परेचर नापने का एक मेथड है। किसी की क्या चीज नाप रहा है? टेम्परेचर किसी की गर्मी या किसी की ठंडक, मतलब हॉटनेस या कोल्डनेस को नापने का एक पैमाना है, एक तरीका है, एक मेथड है और उस मेथड का नाम है टेम्परेचर। ठीक है, तो किसी बॉडी को अगर हम हीट देते हैं, हीट एनर्जी देते हैं, तो सबसे पहला बदलाव जो उसमें होता है वो किस चीज में बदलाव करता है? वो टेम्परेचर में बदलाव करता है। टेम्परेचर में जब बदलाव होता है, पहले तो वो टेम्परेचर को बदलना चाहेगा, हीट आपके टेम्परेचर को बदलेगा, बॉडी के टेम्परेचर को बदलेगा हीट। फिर अगला काम क्या करेगा? जब वो टेम्परेचर बढ़ा लेगा, एक उसकी लिमिट होगी, भाई इस लिमिट तक हम टेम्परेचर को बढ़ा पाएंगे। उसके बाद भी आपने एक्सेस एनर्जी दिया है तो कुछ और बदल देगा। क्या बदलेगा? अब टेम्परेचर को बढ़ाना घटाना छोड़ देगा, वो कांस्टेंट हो जाएगा और अपना फॉर्म ही बदल देगा, स्टेट बदल देगा। अब यहाँ पे स्टेट चेंज होने लगा। अब बात आगे आएगी कि भाई स्टेट भी बदल गया, फिर क्या होगा? फिर से टेम्परेचर बढ़ना चालू होगा, फिर से अब नए स्टेट में बॉडी आई है तो फिर से उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर किसी और स्टेट में कन्वर्ट होगा। ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक कि स्टेट चेंज रुक न जाए, तब तक चलता रहेगा।
अभी जितने भी स्टेट हम जानते हैं, जनरली मैटर के 3 स्टेट हम जानते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, जैसे प्लाज्मा है, ये सब है, तो उनके बारे में हम अभी बात नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हम उस लेवल पे नॉलेज नहीं रखते हैं, तो उस लेवल पे बात भी नहीं करेंगे। उस लेवल की नॉलेज जब हम प्लाज्मा को समझने लायक होंगे तो हम प्लाज्मा के बारे में बात करेंगे, अभी नहीं बात कर सकते। तो 10th लेवल पे जितना नॉलेज होना चाहिए हीट के बारे में वो मैंने आपको बताया। अब टेम्परेचर की भी 3 अलग अलग यूनिट आप पढ़ते आए हैं। हीट से ज्यादा आपका रिलेशन जो रहा है बचपन से वो इससे रहा है, इसी वजह से आप टेम्परेचर को हीट समझते रहे हैं, क्योंकि बचपन से आप हीट को टेम्परेचर ही सुनते आ रहे हैं। भैया अगर पूछा जाए कि तुम्हारे अंदर कितनी हीट है, तो बोलेंगे 37 डिग्री सेल्सियस। नहीं, हीट नहीं, वो तो टेम्परेचर है आपका, ठीक है, बॉडी का टेम्परेचर है। तो ये डिग्री सेल्सियस या फिर डिग्री फ़ारेनहाइट, ये दोनों तो डिग्री में होते हैं, और केल्विन बिना डिग्री के होता है। ये 3 अलग अलग यूनिट हैं हीट की। लेकिन ये जो मेन है केल्विन, जिसको पूरा वर्ल्ड एक्सेप्ट करता है, जिसे सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स कहते हैं, SI यूनिट, वो केल्विन है हीट का। तो सबके अपने अपने इनिशियल पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है। हम हर चीज को किस चीज से कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ पे जो भी टेम्परेचर की हम बात कर रहे हैं, किसी का इनिशियल या एंडिंग पॉइंट जो होगा वो हम वाटर के रेस्पेक्ट में बात करेंगे, क्योंकि इजिली अवेलेबल लिक्विड क्या है, वाटर है नेचर में, जिसे हमें बनाने की जरूरत नहीं है, जिसको बनाने के लिए हमें कोई अलग से एनर्जी लेने की जरूरत नहीं है, इजिली अवेलेबल वाटर है। तो वाटर के ही रेस्पेक्ट में हम बात करेंगे। डिग्री सेल्सियस का इनिशियल मतलब स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट जो बनता है किसी भी आपकी यूनिट का, जो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट हमने बताया है, इसका ये मतलब नहीं कि यूनिट यहीं से शुरू होगी और यहीं पे खत्म हो जाएगी। इसका ये मतलब है कि भैया पानी जो है यहाँ से जमना चालू होगा और यहाँ पे उबल जाएगा। मतलब 2 ऐसी चीज पॉइंट हमें बताने हैं पानी के, जो पानी अपना फॉर्म बदल दे, या तो वो सॉलिड में बदल जाए या तो वो वेपर में बदल जाए। लिक्विड में है, लिक्विड में उसका प्रेजेंट स्टेट है, तो वो रेंज टेम्परेचर का हमें बताना है जब पानी अपना स्टेट ही चेंज कर रहा है, बदल रहा है अपने फॉर्म को। तो पानी बदलता है डिग्री सेल्सियस में अगर नापा जाए तो 0 डिग्री सेल्सियस पे वो अपना फॉर्म बदलता है और 100 डिग्री सेल्सियस पे भी बदलता है। इसको आप फ्रीजिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट, दोनों एक ही चीज कहते हैं। इसको बॉइलिंग पॉइंट या कंडेंसेशन पॉइंट भी कहते हैं, ठीक है। अब यही दोनों चीजें अगर फ़ारेनहाइट जी ने जब नापा था तो उन्होंने कहा था कि पानी जो है इस यूनिट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे जम जाएगा और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे उबल जाएगा। केल्विन जी ने अपना नया रूल दिया, उन्होंने कहा भाई पानी जो है 273.16 केल्विन पे जमेगा एंड 373.16 केल्विन पे उबल जाएगा। पानी का जमना और उबलना, तो हमने ये रेंज डिफाइन किया है बस सिर्फ पानी के लिए। ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर इससे ऊपर नहीं जा सकता है, इसके नीचे नहीं जा सकता, ये नहीं इसने कहा। इसने सिर्फ वाटर का एक रेस्पेक्ट लिया, रेंज ऑफ टेम्परेचर, जिसमें वाटर अपने फॉर्म को बदल, लिक्विड से या तो सॉलिड हो जाए या लिक्विड से गैस हो जाए या फिर गैस से लिक्विड में बदले या फिर सॉलिड से लिक्विड में बदले, ऐसे अलग अलग फेजेस में चेंज हो रहे हैं। तो ये टेम्परेचर की बात हो गई। अब टेम्परेचर, ये तो बात हुई कि ऐसे ही हमने शब्दों में बयां किया इसको। अब इसका कोई रीजन होगा टेम्परेचर बढ़ने का, घटने का, क्या कारण होता है, क्या रीजन होता है? तो अभी आप कहेंगे हीट होता है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लेकिन हीट जो हमने बॉडी को दिया है, क्या हमेशा टेम्परेचर को ही बढ़ाएगा? ये भी सोचने वाली बात। और अगर टेम्परेचर को बढ़ा रहा है तो कैसे,
क्या वजह है टेम्परेचर के बढ़ने की, क्या चेंजेज आ रहे हैं। हमने तो बाहर से कोई चीज जब गर्म हो रही होती है क्या कोई उसमें फिजिकल चेंज हमें दिखता है? तुरंत नहीं दिखता है। अगर बहुत कम डिफरेंस हो टेम्परेचर का तो हम नहीं देख पाएंगे कोई चेंज। स्टेट चेंज तो तब दिखता है बहुत वेरिएशन होने में टेम्परेचर का। तो टेम्परेचर का बदलना ये इंटरनल काइनेटिक एनर्जी के बदलने के ऊपर डिपेंड होता है पूरी तरह से। अब इंटरनल काइनेटिक एनर्जी की बात जब आई है तो ये होता क्या है, हर मॉलिक्यूल एक वाइब्रेशन करता रहता है हमेशा अपने मीन पोजीशन से इधर उधर मोशन करता रहता है हर मॉलिक्यूल। तो जो भी चीज मोशन में होगी उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी। जब हम हीट को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं किसी बॉडी में, किसी बॉडी को हीट दे रहे हैं, तो मैंने कहा था जब भी एनर्जी किसी बॉडी को दी जाएगी तो वो अपने हिसाब से बदलाव करेगी जैसी उसकी जरूरत होगी। तो भाई मॉलिक्यूल को जब हीट एनर्जी मिल रहा है तो वो क्या करेगा, बदलाव करेगा एनर्जी का। एनर्जी का बदलाव किस चीज में कर देगा, हीट को काइनेटिक एनर्जी में बदल दिया तो मॉलिक्यूल का इंटरनल काइनेटिक एनर्जी बदल रहा है। तो एवरेज इंटरनल काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज होता है वही बदल जाता है टेम्परेचर के फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर। ये बदलाव हुआ टेम्परेचर का। अब बात को ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, शॉर्ट में करते हैं। टेम्परेचर बदल गया, हमें पता चल गया हीट क्या है, टेम्परेचर क्या है। अब आपके चैप्टर का नाम था कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री मतलब हम मीट्री मतलब मेजरमेंट, कैलोरी मतलब हीट का मेजरमेंट कर रहे हैं यहाँ पे। तो एक्सचेंज ऑफ हीट, जो हीट का एक्सचेंज हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है, इधर से उधर जा रहा है, बॉडी में ट्रांसफर हो रहा है, चाहे किसी मीडियम के थ्रू हो रहा है या बिना मीडियम के थ्रू हो रहा है, उस पर हम नहीं बात करेंगे अभी सिर्फ इसी पे बात करेंगे कि बॉडी का टेम्परेचर बदल रहा है, हीट देने से बदल रहा है। तो हीट देने से टेम्परेचर बदल रहा है तो इसका मतलब हीट जो है टेम्परेचर के चेंज पे डिपेंडेंट है। तो Q इज प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर मतलब डेल्टा T, एंड Q इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ बॉडी। जिस बॉडी को हीट दिया गया है उसका अमाउंट कितना है उस पे भी हीट डिपेंड करेगा कि कितनी हीट चाहिए उसके टेम्परेचर को बदलने के लिए। और एक चीज होती है, हर मटेरियल की अपनी कुछ खासियत होती है, उसके मॉलिक्यूल्स अलग अलग होते हैं। तो वो उसके अलग होने की वजह से यहाँ पे एक चीज और जुड़ेगी जिसे कांस्टेंट कहा जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो इससे मिला हमें Q इज इक्वल टू mc डेल्टा T। mc डेल्टा T बोल रहा है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो किसी मटेरियल का जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो क्या है, मतलब वो बता रहा है कि भाई इस मटेरियल का अगर भाई ढेर सारा मटेरियल हो सकता है, थोड़ा भी हो सकता है, लेकिन हम ढेर सारे या थोड़े के हिसाब से नहीं रखेंगे। हमें एक ऐसी वैल्यू चाहिए जो यूनिट के लिए हो, मतलब एक के लिए, यूनिट मतलब 1, या तो 1 किलोग्राम के लिए बात करो या तो फिर 1 ग्राम के लिए बात करो, जिसको आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो इजीली नाप सकते हो। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलता है भाई हीट रिक्वायर्ड, उतनी हीट की जरूरत है, हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ एनी बॉडी बाय 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ यूनिट मास। मास टेम्परेचर। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगा, ये नीचे आ जाएगा, ये भी नीचे आ जाएगा, पर यूनिट मास हो जाएगा m डेल्टा T, पर यूनिट मास पर यूनिट टेम्परेचर। तो किसी भी बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन चेंज करने के लिए 1 ग्राम यूनिट मास, 1 ग्राम हो या 1 किलोग्राम, यूनिट मास के लिए जितने हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। अब ये फॉर्मूला आप जान गए तो कैलोरीमेट्री का प्रिंसिपल बहुत आसान है। हीट गेन
इज इक्वल टू हीट लॉस। अब बहुत से बच्चे ये पूछते हैं, सर हमें कितने फॉर्मूले याद करने होंगे इस चीज को बताने के लिए? भाई हीट पढ़ना चालू किया, हीट का बेसिक फॉर्मूला Q इज इक्वल टू mc डेल्टा T अगर आपको पता है तो आपको 20 फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं कैलोरीमेट्री की। ठीक है, आपको किसी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, जिसका भी निकालने को कहेगा इस प्रिंसिपल के बेसिस पे आप कैलकुलेट कर लेंगे। अगले वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी मटेरियल का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अगर हम ये प्रिंसिपल लगा दें तो, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। इसके अलावा ये कुछ है नहीं बहुत बड़ी चीज, ये बहुत ही आसान है, आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।